इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन, मेरे आचार्य बंधु और इस विद्यालय की आत्मा और शक्ति, ऐसे मेरे प्यारे भैया, आज आप सबको देखकर अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है मैं 1989 और 1990 में पहुँच गया। मेरी पढ़ाई JNV जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई और 1989 से लेकर 1996 तक मैं नवोदय में पढ़ा। उसके पश्चात फिर दोबारा आकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई आगे चालू हुई। हॉस्टल के अंदर क्या होता है, क्या कैसे किया जाता है, आप सबको देखकर 3 तारीख की शाम से लेकर और आज तक वो सारी गतिविधियां देखी, दोबारा से जिंदगी जीने का एक मौका मिल गया। दोबारा से वो सारी चीजें लगी कि वास्तव में इस युवा शक्ति को कैसे एकत्रित किया जाता है और इसका कैसे कह सकते हैं कि इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद करना चाहूँगा ऐसे डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी भाई साहब का कि शायद कोई भी प्रतिभा ऐसी नहीं बच रही होगी आप में से जो उन्होंने निकालने में कह सकते हैं कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। पिछले पूरे 1 वर्ष अगर हम गत वर्ष की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, अभी तो आसपास पूरे क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष में यहाँ की एक गतिविधि जा रही है। मुझे भी प्राउड फील हो रहा है कि इस मंच से मुझे आप सबको संबोधित करने का मौका मिल रहा है। दूसरा, मैं पवन जी भाई साहब को जरूर साधुवाद करना चाहूँगा कि किस तरह से पर्दे के पीछे रहते हुए और अपने बच्चों को आगे करके एक पूरी जोश कैसे भरा जाता है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अपने सारे टीचर्स बिना उनके लिए सारा चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मन तो नहीं कर रहा कि हाँ जी दोबारा से, क्योंकि फिर जब अपने विद्यालय पहुंचेंगे तो दोबारा सारी जिम्मेदारियों में लग जाएंगे। आप लोगों की जो कहते हैं कि चेहरे की चमक देखकर बहुत खुशी हो रही है और ये जरूरी भी है, इसके बिना काम भी नहीं चल सकता। अभी सुबह कुछ भैयाओं से बात कर रहा था, उसमें कुछ न्यू एडमिशन थे और एक पुराने एडमिशन भी थे। मैंने उनसे ऐसी बात करते करते पूछा कि आपका मन लग रहा है? ऑब्वियसली बात है, जब न्यू एडमिशन है तो शुरू में दिक्कतें तो आती ही। मुझे भी ध्यान है 6 महीने कैसे कटे, लगा कहाँ डाल दिया गया, और वो 6 महीने आज तक मेरी जिंदगी में मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। 2020 में जब मुझे हापुड़ मेरा जन्म स्थान हुआ था, वहीं पर ही मुझे जॉब करने का मौका मिला 17 साल, जैसे भाई साहब बता रहे थे। लेकिन जब निर्णय लेना हुआ कि रुड़की जाना है और वो भी कोरोना टाइम में जाना है, शायद 1 सेकंड भी नहीं लगा। उसमें जो हमारी मूल शिक्षा हुई थी और जहाँ हॉस्टल में हमारे आचार्य जी ने हमें सिखाया था, शायद वो चीजें काम में आई। होम सिकनेस स्टार्टिंग में होती है, लेकिन धीरे 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 वो अपने आप क्या हो जाता है, चला जाता है। दूसरा, मुझे उन बच्चों से सीखने को बहुत अच्छी चीजें मिली। मैंने उनसे पूछा आपके बड़े भैया आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। विश्वास मानेगा, उन बच्चों ने भी, उन्हें पता तो नहीं था कि मेरा टाइम है आज बोलने का, उन्होंने अपने बड़े भैयाओं की तारीफ की और कहा वास्तव में यहाँ पर हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारी पूरा ध्यान रखते हैं, इस चीज की पूरी केयर करते हैं कि जैसे घर में बड़ा भाई होता है। मैं मानता हूँ 1-2 थोड़े से भैया ऐसे भी होते हैं तो घर में भी चलता है ना कि थोड़े नटखट होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि नटखट चल सकता है, आपकी मौज मस्ती चल सकती है, अगर आप जिस कक्षा में है, जिस एज में है, उस एज तक की बातें चल सकती हैं। पर बेटा मौज मस्ती में, नटखटपन में और किस चीज में, इनडिसिप्लिन में, अनुशासनहीनता में बहुत माइन्यूट सा एक धागा होता है। कब वो क्रॉस हो जाता है, अभी आपकी एज ऐसी नहीं है कि आपको पता चले। छोटा सा चीजें बताता हूँ, आप प्रत्यक्ष इस चीज को अनुभव कर भी सकते हैं और देखते भी हैं। जब घर में कोई छोटा बेबी होता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कजिन हो सकता है, बहुत सारी उसके साथ लिमिटेशंस होती हैं। पहली लिमिटेशन तो क्या होती है, उसे बेड पर लिटाया जाता है और उसके दोनों साइड क्या लगा दिया जाता है, तकिया। वो लिमिटेशन है ना, वो छोटा भाई है तो गुस्सा हो सकता है, मुझे तकिए में क्यों बांध रहे हैं, वो तो पलटने की कोशिश करता है। क्यों बांधा जाता है? क्योंकि अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाएगा, उसको तो नहीं पता, वो गिर जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी जो बाउंड्री है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर उसको कहाँ तक की परमिशन होती है, एक अपने घर के अंदर तक वो क्रॉल करता है, रेंगता है, बट
कोशिश करते हैं कि घर के अंदर रहे, इवन अगर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर होता है तो परमिशन वहां तक नहीं होती, स्टेयर्स तक नहीं होती। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, उसकी बाउंड्री और बढ़ जाती है, उसे स्टेयर उतरने की परमिशन मिल जाती है। अच्छा, ये परमिशन कौन डिसाइड करता है, वो छोटा बच्चा या उसके बड़े? अच्छा, छोटे बच्चों को कैसे लगता होगा, ये तो बड़ा परेशानी है। इवन घर में कभी कभी आप लोगों को जिम्मेदारी मिल जाती है तो बड़ी टेंशन, मम्मी पापा आके धमकाएंगे और हमें ये कंट्रोल नहीं हो रहा, कैसे चक्कर चलता है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको घर से निकलने की परमिशन तो होती है, लेकिन जो आसपास का मोहल्ला होता है, गली होती है, वो छोड़ने की परमिशन नहीं होती। इस तरह से धीरे धीरे आप देखते हैं जब वो बड़ा होता है तो उसको स्कूल तक जाने की परमिशन होती है, लेकिन मम्मी पापा लेकर जाएंगे। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको शहर में कोचिंग में जाने की परमिशन होती है, लेकिन क्या परमिशन नहीं होती, शहर छोड़ने की। सही कह रहा हूं ना? उसके बाद बड़ा होता है तो उसको शहर छोड़ने की परमिशन होती है, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने की परमिशन नहीं होती। और धीरे धीरे वो सारी परमिशंस उसको मिलती चली जाती हैं। वही से सारी कंडीशन आपकी एज वही चल रही है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आप पर होंगी। आपको लगता होगा क्यों हमें रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। अगर उन सारी रेस्ट्रिक्शंस को टाइम से आप कंट्रोल कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन सब चीजें आपको मिलने वाली। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, बट बेटा उसके लिए एज का जो पैरामीटर है उसे क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। गोल बहुत क्लियर है आप लोगों का, आपके साथ तो कोई इफेक्ट बट है ही नहीं। घर से दूर मम्मी पापा ने पूरा प्रयास करके आपको यहाँ पर भेजा, आप लोगों ने अपनी सारी जो इच्छाएं थी उनको कंट्रोल किया, और एक ही सबका ध्येय है कि हमें पढ़ाई में अच्छा काम करना है और इसके अलावा जो प्रतिभा हमारे अंदर है उसको विकसित करना है। और 100% अगर आप ये करेंगे तो इस विद्यालय का जो नाम है वो नाम उसमें 4 और कह सकते हैं सितारे जुड़ जाते हैं। और होता सब किसके कारण है, आपके ही कारण। ये चीज और आपने महसूस की होगी, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो चेहरे पर एक अलग मुस्कान आती है ना, और जो फेक मुस्कान होती है वो भी अलग दिख जाती है। और जब कुछ गलती करते हैं, अभी इतने बड़े एक्टर तो आप में से कोई नहीं होगा कि गलती करे और चेहरे पर वो ना आ जाए। फिर पता चलता है कि टीचर पकड़ लेते हैं कि आज तुमने ऐसा करा, और इतने बड़े क्रिमिनल तो है नहीं कि छुपा लें। फाइनली क्या होता है, पता चलता, फिर सोचते हैं पता कैसे चल जाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ उसके लिए। कल स्वामी विवेकानंद जी की काफी हम लोगों ने उनके बारे में सुना, कुछ जाना। मैं ही ऐसा एक बार देख रहा था, एक हमारे अधिकारी हमसे डिस्कशन कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम क्या था, तो याद ही हो गया होगा सबको। अच्छा, आपने देखा कल तक जिस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे पा रहे थे, आज हमने उसका आंसर दिया। और अभी बहुत सारे भैया ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कौन है, क्योंकि उन्होंने ध्यान से उस चीज को नहीं सुना। बोलने के साथ साथ सुनने की भी जिनमें आदतें होती हैं वो भी बहुत आगे जाते हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम लोग को कुछ कहना होता है तो उसी के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कर्क रोग था। कर्क मीन्स कैंसर। ऑब्वियस सी बात थी कि बड़ा विकट रोग है, खांसी की समस्या रहती थी, खाने में परेशानी होती थी। विवेकानंद जी उनके प्रिय शिष्य थे, और एक संबंध ऐसा होता है गुरु शिष्य का कि अगर गुरु जी को कोई परेशानी हो रही है तो शिष्य को परेशानी होती है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी की। तो विवेकानंद जी बड़े परेशान जब देख रहे हैं कि गुरु जी कुछ खा नहीं सकते हैं। अब उनकी इस परेशानी को कौन पहचान रहे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। परमहंस जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, उनका क्या नाम था बेटा बचपन का, नरेंद्र, है ना। वो फुल नेम तो मुझे भी अभी याद नहीं रहा, मैंने कहीं वो चूक कर दी। क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, बहुत बड़ा है ना। तो नरेंद्र आप मेरे पास आओ। वो उनके पास गए। स्वामी जी ने कहा, उनके गुरु जी ने, बेटा आप परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने उनको बचपन का बोला, अच्छा बताओ जब आप बचपन में, क्योंकि वो गरीब परिवार के थे, कि आप अपने घर पर अपनी माता जी को
ये कह दिया करते थे कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, और उसके बाद जब घर पहुंचा करते थे तो बोल दिया करते थे कि मैंने अपने मित्र के यहाँ खाना खा लिया है। कारण क्या था उसके पीछे, जिससे जो माता जी हैं वो उस खाने को, क्योंकि गरीब परिवार था, किसको देते हैं, उनके छोटे भाई को। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि जब कोई खाना नहीं खाएंगे तो शरीर दुर्बल हो ही जाएगा। आप में से जब बहुतों का मन नहीं करता होगा तो जबरदस्ती आचार्य जी बोलते होंगे कि भैया खाना खाओ, नहीं खाना खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी। तो उसके बाद में फिर जब वो मंदिर जाते थे जहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रहते थे, तो स्वामी जी देखकर पहचान जाते थे कि नहीं आज इसने खाना नहीं खाया। वो वहाँ भी फेक होते थे कि नहीं जी मैंने खाना खा लिया। गुरु जी तो पहचान जाते थे। वो फिर क्या करते थे कि अपने पास जो प्रसाद होता था, लड्डू पेड़े बाकी सारी चीजें, वो नरेंद्र को खिला दिया करते थे। तो इसका मतलब उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मुझे पता कैसे चल जाता था कि तुमने खाना नहीं खाया। अब उन्होंने सोचा, विदुजन तो थे ही, उन्होंने बोला गुरु जी आप तो अंतर्यामी। अब स्वामी जी ने कहा अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? तो नरेंद्र जी ने कहा कि जी अंतर्यामी का मतलब है कि जो अंदर की बात जान ले। कभी कभी आपको सरप्राइज होता है ना कि सर तो सामने खड़े, पता कैसे चल जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला अंदर की बात कैसे जानी जा सकती है? तो नरेंद्र जी ने बोला कि अंदर की बात जानने का मतलब हो गया कि आप मेरे अंदर झांक कर देख सकते हैं। स्वामी जी ने कहा इसका मतलब मैं आपके अंदर विद्वान हूं, और जब मैं आपके अंदर विद्वान हूं तो मुझे आपकी सारी चीजों का पता चल जाता है। तो इसका मतलब जब आपको पीड़ा होती है तो पीड़ा किसको महसूस होती है? उनके गुरु जी को। जब पीड़ा महसूस हो रही है, उनकी दुख दर्द महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब जो उन्हें अच्छा लगेगा नरेंद्र को, वो भी किसको महसूस होगा? गुरु जी को। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब अब तुम जब खाना खा लेते होंगे तो आपको तृप्ति होती होगी। उन्होंने कहा हाँ जी। तो जब आपकी पीड़ा मुझे महसूस हो सकती है तो इसका मतलब फिर जो आपकी तृप्ति है वो भी किसको महसूस हो सकती है? गुरु जी को। तो इसका मतलब नरेंद्र परेशान मत हो, अच्छे से रहो। आप खुश रहोगे तो 100% मैं भी खुश रहूंगा, मुझे भी उस चीज की अनुभूति होगी, मुझे भी वो अच्छा लगेगा। बेटा ये बिल्कुल सत्य है, आप लोगों के कारण ही हम लोग हैं। जब कोई बैच अच्छा निकलता है तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं खुशी के कारण। जब हमारा बच्चा अच्छा करता है तो हमारी पूरी कहते हैं छाती चौड़ी हो जाती है। हम सब यही चर्चा कर रहे थे कि अपने परिवार की चर्चा हम लोग कम करते हैं, किसकी चर्चा ज्यादा होती है? अपने शिष्य की। और ऐसा गुरु शिष्य की कह सकते हैं परंपरा में चलता है। आपका और स्पेशली जहां हम लोग बात करते हैं आवासीय विद्यालय की, वहां तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? और भी ज्यादा हो जाती है। तो ये हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमारे आचार्य जी, हमारे गुरु जी हमारी चिंता करते हैं, तो हमें भी अपना 100%, मैं यहाँ पर आपके रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, हमें केवल क्या चाहिए? आपका 100% योगदान। अगर आप ईमानदारी से योगदान देंगे तो अपने आप जो आपका रिजल्ट है, आपका परिणाम है, वो क्या आएगा बेटा? अच्छा ही आएगा। अभी कुछ दिन पहले प्रेमानंद जी महाराज का और हमारे परम पूजनीय सत्संग चालक जी की एक वार्ता वायरल हो रही थी, यूट्यूब अभी चल रही है, बहुत व्यूज आए। उसमें जो मुख्य विषय रहा वो यही रहा कि आज की युवा शक्ति का उत्थान कैसे हो, उसको कैसे बचाया जा सके। मुझे पूरा भरोसा है उस पर विस्तृत व्याख्यान हुआ होगा। मैं अपने काम की चीज उसमें से बताऊंगा। बेटा आप सभी जानते हैं कि 100% युवा शक्ति पर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये बोला कि हमें 4, जो हमारा भारतवर्ष है उसके अंदर हमें 4 जातियों को मानना है। एक जाति उन्होंने किसको कहा? नारी शक्ति को। एक जाति किसको बोला? अपने किसानों को। एक जाति किसको बोला? गरीब अपने परिवारों को। और चौथी जाति किसको बोला? अपनी युवा शक्ति को। सबको पता है कि युवा शक्ति में कितनी ताकत है, लेकिन आप मुझे बताइए कि ताकत को मेंटेन भी तो करना है ना। और ताकत मेंटेन कैसे होगी? केवल खाने से नहीं है ना। तो किस चीज से होगी बेटा मेंटेन?
सकारात्मक सोच से। सकारात्मक सोच का मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता से, और बौद्धिक क्षमता तब विकसित होगी जब हमें पता होगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, धीरे धीरे क्या कीजिए, उस चीज को आगे बढ़ाते रहिए। अंत में बस एक गेम का सहारा लेकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक ऐसी मैं गेम देख रहा था। नॉर्मली जब लगता है ना कि माइंड डाइवर्ट होता है तो कुछ ना कुछ चीजें करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, कम से कम मन के अंदर गलत थॉट्स नहीं आते। उस गेम के अंदर क्या था, दो टीमें थी। एक टीम का कलर रेड था और एक टीम का कलर ब्लू था। हो सकता है आप में से भी किसी को किसी मूवी की याद आ जाए। दोनों में इक्वल पार्टिसिपेंट थे। उसमें रूल क्या था, दोनों का एक एक लीडर था और उसमें 5-5 मिनट की उनकी टर्न थी। पहली टर्न में क्या होगा कि जो रेड टीम है वो ब्लू टीम को छुएगी, टच करेगी, और टच करने में क्या होगा, जैसे ही वो तो भगेंगे। जो आइस पाइस भी होता है शहर में, सुना है नहीं सुना इसका नाम, है ना? हाइड एंड सीक तो अलग होता है। दो पहलू है कि हिंदी इंग्लिश के नेम हो जाते हैं। आज के टाइम में यही मिक्सिंग हो गई है बहुत ज्यादा। जिसको मैं बोल रहा हूँ, है ना, एक तो आइस पाइस और दूसरा क्या हो गया, छूने वाला गेम। उसमें क्या होता है, भागते और भागने के बाद क्या करना होता है, टच करना होता है, और टच करने के साथ ही वो आउट हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है पार्ट। तो इसमें टच करने पर क्या होगा कि जैसे ही टच करा जाएगा तो उस सेकंड टीम का कलर क्या हो जाएगा, चेंज। ब्लू टीम अगर रेड टीम को छू रही है तो सारे मेंबर रेड टीम के क्या होंगे, भागेंगे, बचेंगे। और जो ब्लू टीम है वो क्या चाहेगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करें, और जैसे वो टच करेंगे उनके कलर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा, अच्छा बीच में हर्डल बहुत सारी थी, अब वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद में क्या होगा, जो रेड टीम है अब वो किसको छुएगी, ब्लू टीम को। और इस तरह से 2 और 3 राउंड के बाद में ये चेक किया जाएगा कि किस टीम के मेंबर्स ज्यादा हैं। जिस टीम के मेंबर ज्यादा होंगे, जिसका कलर ज्यादा होगा, वो टीम क्या मानी जाएगी, वो विनर मानी जाएगी। अब इसको हम लोग कैसे समराइज करते हैं, आपकी लाइफ में एक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सकारात्मक सोच वाले व्यक्तित्व को, कोई भी हो सकता है, और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नकारात्मक वालों को। छूने का दोनों प्रयास करें। लड़ाई इस चीज की है, एक विचारधारा को कोशिश कर रही है कि दूसरी विचारधारा को बदला जाए। आप देखेंगे आपके साथ 2 फ्रेंड होंगे, एक बोलेगा ऐसे कर, वो पूरे उसमें दलील देगा। दूसरा फ्रेंड क्या कहेगा, वो कहेगा ऐसे कर। हमें हर हालत में बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें जितनी सकारात्मक सोच वाले पर्सन्स हैं उनकी संख्या बढ़ानी है। आपको लगता है किसी ग्रुप में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बेटा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ आचार्य जी अकेले कुछ नहीं कर सकते बिना आपकी ताकत के। जो शक्ति सामने बैठी है वो ही कंट्रोल कर सकती है कि हमें सही रखना है या गलत। कुछ भी गलत अगर हो रहा है तो वो गलत नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है, उनको समझाना है। अच्छी चीजें समझाइए, उनका माइंड डाइवर्ट कीजिए। अगर आपको परेशानी आ रही है तो सीनियर्स का सहारा लीजिए, और ज्यादा परेशानी आ रही है तो आचार्य जी का सहारा लीजिए, बट अवॉइड मत कीजिए। जितना ज्यादा आप इन चीजों पर ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है सकारात्मक सोच बढ़ेगी। और जिस उद्देश्य से विद्या भारती की ये योजना चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है यहाँ से ऐसी युवा शक्ति हमारी आगे बढ़कर जाएगी जो भविष्य में भी पता नहीं क्या क्या आप लोगों को अभी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। भगवान ने आपके बारे में क्या क्या सोच रखा है, जब आप उन पदों पर पहुंचे तो आज के दिनों की चीजें, ये सारी चीजें आपको क्या रखेंगी, अच्छे और बुरे का अंतर समझाने में लाभदायक होंगी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस अच्छे मन से आप सबके साथ कार्य किया जा रहा है और जिस त्याग के साथ में आप लोग भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, आपकी उस सबकी इच्छाएं पूरी हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड के हमारे दोनों विद्यालय अपना नाम रोशन करें,
हर जगह बेटा हम लोगों के ऊपर बहुत अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षाएं हम लोग अपना अच्छे से पूरा करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।